नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 अप्रैल सन 2025 नवमी तिथि मंगलवार शाम 6:13 तक रहेगी। आज यानी 22 अप्रैल के दिन 1970 में दुनिया में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के लिए समर्पित किया गया है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। चिलचिलाती गर्मी के लिए तैयार रही हरियाणावासी, इस दिन से बढ़ने जा रहा है पारा, बताएंगे मौसम विभाग का ताजा अलर्ट। हरियाणा में बालिका पंचायत चुनाव की शुरुआत, लड़कियां चुनी जाएंगी सरपंच और पंच। आग से फसलों के नुकसान पर जल्द मिलेगा मुआवजा, सीएम नायब सिंह सैनी ने दिए दिशा निर्देश, किसानों को करना होगा ये काम। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को प्लाट देगी हरियाणा सरकार, मकान बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। एसएससी का नया फैसला, अब परीक्षा देने से पहले कराना होगा आधार से वेरिफिकेशन। भारतीय रेलवे अपडेट, गर्मियों में यात्रियों का सफर होगा आसान, इन ट्रेनों में बढ़ाई गई डिब्बों की संख्या। हरियाणा में नेता विपक्ष घोषित होने की जगी उम्मीद, कांग्रेस हाईकमान ने आज दिल्ली में बुलाई बैठक। हरियाणा के 18 शहरों में प्लाट पाने का रास्ता साफ, जमीन अधिग्रहण वालों को सरकार देगी मुआवजा। हरियाणा सरकार ने सोमवार देर रात 14 जिलों के एसपी समेत 55 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए। नूह में तबलीगी जलसा खत्म, आखिरी दिन 10 लाख लोग आए, सेव गाजा इजराइल प्रोडक्ट बाइकाट के बैनर लहराए, लिखा फिलिस्तीन को याद रखो। और ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस नहीं रहे, 88 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक से निधन, अंतिम संदेश में गाजा में शांति की अपील की। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी गई कि प्रदेश में आमतौर पर आज से 25 अप्रैल के दौरान मौसम खुश्क और गर्म बना रहेगा। इस दौरान उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है, जिससे कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं बीच बीच में हल्के बादल और गर्म धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में हीट वेव चल रही है, लेकिन इनसे आने वाले 5 दिनों तक राहत मिलने की संभावना है। उत्तरी ठंडी हवाओं के चलने से ऐसा संभव हो पाएगा। वहीं 25 अप्रैल तक प्रदेश के कई जिलों में तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद मौसम फिर से करवट लेता हुआ नजर आएगा और मरुस्थलीय गर्म हवाओं के कारण हीट वेव चलना शुरू हो जाएंगी। कुछ जिले ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इनमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद शामिल है। आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ड्राइवर, क्लर्क व मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें या फिर स्वयं जाकर जमा करवा सकते हैं। क्लर्क के पदों के लिए उम्मीदवार भारतीय सेना से रिटायर्ड जेसीओज या फिर एनसीओ होने चाहिए। वहीं एमटीएस उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं ड्राइवर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें ड्राइवर के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग में उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष, जो कि क्लर्क के लिए अधिकतम आयु 55 साल रहेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। सैलरी 36,250 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा सरकार की एक अनोखी पहल सुर्खियां बटोर रही है। बता दें कि गत दिनों हरियाणा सरकार ने बालिका पंचायत का चुनाव कराने के आदेश दिए थे, जिसके तहत वोटिंग के जरिए सरपंच और पंच का चुनाव किया जाएगा। अब इसकी शुरुआत फतेहाबाद के गांव बरसीन से हो रही है, जहां 22 अप्रैल को मतदान होगा। फतेहाबाद जिला परिषद चेयरमैन ने बताया कि जिले में बालिका पंचायत चुनाव का आयोजन होगा, जिसकी शुरुआत गाँव बरसीन में 22 अप्रैल यानी आज से होने जा रही है। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चुनाव प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद दोपहर 2 बजे गाँव बरसीन की बालिका पंचायत की सरपंच और पंचों का चुनाव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ये पंचायत गांव की पंचायत के साथ उनकी कार्य प्रणाली को बारीकी से समझेगी और उनकी गतिविधियों में शामिल हो पाएंगी। विधिवत रूप से मतदान प्रक्रिया के तहत बालिका पंचायत का चयन किया जाएगा। अब तक 2 दर्जन के करीब गाँव की बेटियां सरपंच और पंच के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुकी है। इसके लिए 11 से 21 साल तक की आयु निर्धारित की गई है। इस आयु की लड़कियां ही मतदान कर पाएंगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हरियाणा के रोहतक जिले में 1,80,000 रुपए सालाना आमदनी वाले बीपीएल परिवारों को 30 गज का प्लाट देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र परिवारों को न्यूनतम बुकिंग राशि 10,000 रुपए के साथ 30 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाना होगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत पात्र परिवारों को प्लाट के साथ मकान निर्माण के लिए भी अनुदान राशि के तौर पर 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने सपनों का आशियाना खड़ा कर सकें। इस योजना के तहत आवेदन करने वालों में प्रदेश
प्रदेश सरकार घुमंतु जाति के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर प्लाट देगी। ऑनलाइन आवेदन के दौरान पात्र परिवार को बुकिंग राशि के तौर पर 10,000 रुपए जमा करवाने होंगे और बाकी रकम का भुगतान किस्तों में करना होगा। इस योजना के तहत रोहतक सहित 16 शहरों में 15,696 प्लाटों का प्रावधान किया गया है। इसमें चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, पलवल, बहादुरगढ़, जगाधरी, सफीदो व जोलाना शामिल है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा के फोन नंबर 0172 352 0001 अथवा पोर्टल www.hfa.haryana.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करने वाले कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने एक नया फैसला लिया है। एसएससी में अपनी इच्छा के आधार पर उम्मीदवारों की पहचान वेरीफाई करने के लिए अपनी सभी आने वाली परीक्षाओं में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह नया तरीका अगले महीने से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लागू हो जाएगा। एसएससी ने हाल ही में जारी एक पब्लिक नोटिस में कहा है कि अभ्यर्थी मई 2025 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय और आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने के लिए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होते समय आधार का इस्तेमाल करके खुद को प्रमाणित कर पाएंगे। एसएससी ने कहा कि इस प्रकार का आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है। इसका लक्ष्य परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने में आसानी को बढ़ाना है। वहीं एसएससी व यूपीएससी की तरफ से देश भर में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। यूपीएससी ने पिछले साल अपने विभिन्न परीक्षणों में धोखाधड़ी और नकल को रोकने के लिए इस प्रकार के निर्णय लिए थे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के संगठन और नेता विपक्ष घोषित करने को लेकर हो रही देरी के चलते कई विधायकों की नाराजगी दूर करने को लेकर कांग्रेस हाईकमान अलर्ट हो गया है। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई है। यह बैठक आज यानी 22 अप्रैल को शाम 3 बजे नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तीनों कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, रामकिशन गुर्जर और जितेंद्र भारद्वाज इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और सांसद के नाते रणदीप सिंह सुरजेवाला व कुमारी शैलजा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना और जयप्रकाश जेपी को भी इस बैठक का निमंत्रण दिया गया है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों तथा सभी कांग्रेस विधायकों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद प्रदेश में पार्टी का नया संगठन खड़ा करने की कवायद में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष का चयन ही पेंडिंग है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पार्टी कार्यक्रमों पर चर्चा के साथ ही राज्य में सत्तासीन बीजेपी के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने, कांग्रेस संगठन के प्रारूप तथा विधायक दल के नेता के नाम पर मोहर लगने की संभावना है। हरियाणा सरकार ने सोमवार देर रात 14 जिलों के एसपी समेत 55 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें 42 आईपीएस व 13 एचपीएस अधिकारी शामिल हैं। सोमवार आधी रात जारी सूची के मुताबिक 2017 बैच के आईपीएस नीतीश अग्रवाल को कुरुक्षेत्र का एसपी, मनबीर सिंह को भिवानी का एसपी, 2013 बैच की आस्था को कैथल, सुरेंद्र भोरिया को यमुनानगर, राजेश कुमार को नूंह, वरुण सिंगला को पलवल, अजीत सिंह शेखावत को अंबाला, भूपेंद्र सिंह को पानीपत, सिद्धांत जैन को फतेहाबाद, निकिता खट्टर को डबवाली, अमित यशवर्धन को हांसी, हेमेंद्र कुमार मीणा को रेवाड़ी, कुलदीप सिंह को जींद, मयंक गुप्ता को सिरसा का एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं 1996 बैच की आईपीएस ममता सिंह के पास एडीजीपी क्राइम व आईआरबी भोंडसे की जिम्मेदारी भी रहेगी। वहीं संगीता कालिया को ज्वाइंट सीपी गुरुग्राम बनाया गया है। प्रदेश में गेहूं की फसलों में आगजनी की घटनाओं किसानों का खासा नुकसान हो रहा है। प्रदेश के कई जिलों में किसान मुआवजे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में फसलों के नुकसान को लेकर सरकार गंभीरता दिखाते हुए हरकत में आ गई है। प्रदेश में होने वाली आगजनी की घटनाओं से फसलों या पशुओं संबंधित जान माल को काफी नुकसान होने वाले किसानों को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक कर इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। आगजनी से प्रभावित प्रदेश के किसान संबंधित उपायुक्तों के समक्ष आवेदन करके नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। वहीं फसलों के नुकसान से प्रभावित किसानों को आगामी फसलों की बुआई के लिए बीज व खाद में भी मदद की जाएगी। हरियाणा के नूंह में चल रहे तबलीगी जमात के जलसे के आखिरी दिन सोमवार को 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। 21 एकड़ में लगाया गया टेंट छोटा पड़ गया। लोगों ने पार्किंग एरिया में भी नमाज पढ़ी। कार्यक्रम के बाद जमात के प्रमुख मौलाना साद ने जलसे की समाप्ति की घोषणा की। पंडाल के गेट पर सेव गाजा और इजरायली प्रोडक्ट के बाइकाट के बैनर लहराए गए। कुछ लोगों ने हाथ में बैनर लेकर इजरायल की फिलिस्तीन के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने बैनर पर लिखा, अगर हम जिहाद के लिए नहीं जा सकते तो फिलिस्तीन को दुआ में जरूर याद रखना। पहले दिन जलसे में करीब 60,000 लोग पहुंचे।
पहुंचे तो वहीं दूसरे दिन करीब 6 लाख लोग पहुंचे। फिरोजपुर जिरका में अनाज मंडी के पीछे तकरीबन 21 एकड़ भूमि में जलसे के लिए टेंट लगाया गया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दिल्ली अलवर रोड पर लंबा जाम लग गया। 2.5 घंटे तक वाहन रेंग रेंग कर चले। तबलीगी जमात की शिक्षा की शुरुआत नूह से ही मानी जाती है। तबलीगी जमात की शुरुआत हजरत मौलाना इलियास कांदलवी ने की थी। 1926-27 में मौलाना इलियास कांदलवी ने नूह से ही इस्लामिक प्रचार की शुरुआत की थी। नूह से शुरू होकर तबलीगी जमात आज दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में फैल चुकी है। नूह में हर शुक्रवार को हजारों लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं और यह स्थान इस्लामी शिक्षा के लिए एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हरियाणा के 18 शहरों के उन लोगों को आवासीय प्लाट मिलने की संभावना बढ़ गई है जिनकी जमीन सरकार द्वारा शहरों में नए सेक्टर डेवलप करने के लिए एक्वायर की गई थी। अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को अपनी नीति के अनुसार जमीन मालिकों को बदले में आवासीय प्लाट देने के निर्देश दिए थे। इसके लिए अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 31 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। इस तिथि के बाद किसी भी आवेदक को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद सेक्टर तो काट लिए गए थे, लेकिन संबंधित जमीन के मालिकों को नियमों के अनुसार इन सेक्टर में आवासीय प्लाट नहीं मिल पाए थे। गुरुग्राम 1, गुरुग्राम 2, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, बहादुरगढ़, सिरसा, कैथल, भिवानी, हिसार व जींद में आवासीय सेक्टर बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। साथ ही इन लोगों को प्लाट दिए जाने प्रस्तावित थे। इस विषय में हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया, जिसके बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कहा गया था कि इन लोगों को 50,000 रुपए की सिक्योरिटी राशि के साथ प्लाट के लिए आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा यह कहा गया था कि यदि इन सेक्टर में कोई प्लाट खाली नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में जो लोग विस्थापित होंगे उन्हें अन्य विकल्पों द्वारा लाभ पहुंचाया जाएगा। ईपीएफओ से जुड़े हुए कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हाल ही में पीएफ से जुड़े हुए कुछ नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आपको भी इन नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ईपीएफओ के फैसले से 8 करोड़ कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। भारत में सैलरी पाने वाले लोगों के लिए पीएफ ही एक सहारा होता है, परंतु कई बार पीएफ अकाउंट से पैसे निकालते समय हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ईपीएफओ की तरफ से पीएफ से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके बाद आपको पीएफ के पैसे इमरजेंसी के समय निकलवाने पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप आसानी से पीएफ का फंड निकलवा पाएंगे। इसमें पहला बड़ा नियम यह है कि अब आपको जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें वेरिफिकेशन नहीं करवानी होगी। आप पीएफ का पैसा डायरेक्ट निकाल पाएंगे। अब पहले की तुलना में पीएफ के जरिए ऑनलाइन पैसा निकालना और भी आसान हो गया है। अगर आप पहले से लिंक किए गए बैंक अकाउंट को बदलना चाहते हैं तो यह काम भी आप काफी आसानी से कर पाएंगे। आप नया अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालकर खुद ही बैंक अकाउंट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। वहीं ईपीएफओ की तरफ से किए गए इन बड़े बदलावों से करोड़ों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के हित में कई कल्याणकारी फैसले किए जा रहे हैं ताकि उनका सफर सुविधाजनक तरीके से पूरा हो सके। इसी कड़ी में रेलवे द्वारा कई ट्रेनों में अस्थायी रूप से डिब्बों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है ताकि यात्रियों को सीट उपलब्ध हो सके। बीकानेर दिल्ली सराय उदयपुर सिटी, अजमेर अमृतसर, अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला, जयपुर दिल्ली कैंट, बीकानेर हरिद्वार, जयपुर दिल्ली सराय, मदार रेवाड़ी, रेवाड़ी फुलेरा, रेवाड़ी हिसार और जयपुर रेवाड़ी रेल सेवा में 30 अप्रैल तक डिब्बों की अस्थायी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पीएम मोदी की मुलाकात के बाद परिवार समेत जयपुर पहुंच गए हैं। वे शाम 6:30 से 8:50 तक पीएम मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर उनसे मिले। पीएम मोदी ने आवास के गेट पर वेंस परिवार को रिसीव किया। उन्होंने वेंस, उनकी पत्नी उषा और तीनों बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल को अपने आवास का गार्डन दिखाया। पीएम ने बच्चों को मोरपंख भेंट किए। इसके बाद पीएम ने वेंस और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस बैठक में बायलैटरल ट्रेड डील, ऊर्जा, रक्षा और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है। जेडी वेंस सोमवार सुबह 10 बजे परिवार के साथ 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। वेंस का प्लेन सुबह 9:45 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। यहाँ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वेंस परिवार के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। वे वहाँ करीब 1 घंटे रुके। उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रात करीब 9:20 पर जयपुर के लिए रवाना हुए। रात करीब 10 बजे वे जयपुर पहुंचे। अक्षरधाम मंदिर देखने के बाद जेडी वेंस ने कहा कि इतने प्यार और आदर के साथ मेरा स्वागत करने के लिए आपका धन्यवाद। ये मंदिर इतनी सुंदरता और बारीकी से बनाना भारत की खूबी दिखाता है।
कैथोलिक ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का सोमवार को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार उन्होंने कल सुबह 7:35 पर पोप ने आखिरी सांस ली थी। पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले पोप फ्रांसिस ने ईस्टर संडे के दिन मौन आशीर्वाद दिया। उन्होंने एक बयान जारी कर गाजा समेत दुनिया भर में चले संघर्ष पर बात की और शांति की अपील की, जिसे उनके एक सहयोगी ने जोर से पढ़ा। पोप के निधन पर भारतीय गृह मंत्रालय ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इसमें पहले 2 दिन का राष्ट्रीय शोक 22 और 23 अप्रैल को रहेगा, जबकि तीसरे दिन का राष्ट्रीय शोक अंतिम संस्कार वाले दिन रहेगा। वेटिकन के मुताबिक स्ट्रोक और हार्ट फेलियर की वजह से पोप की मौत हुई है। इससे पहले इटालियन मीडिया ने भी बताया था कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पोप के दिमाग में रक्तस्राव हो गया था। 14 फरवरी को फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से उन्हें रोम के एक हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था। पोप फ्रांसिस 1300 सालों में पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें पोप चुना गया था। पोप ने समलैंगिक व्यक्तियों के चर्च आने, सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने, पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 855 अंक चढ़कर 79,408 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 273 अंक चढ़ा, ये 24,125 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, ये 1,014 अंक चढ़कर 55,304 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग के अलावा आईटी और मेटल शेयर्स में भी बढ़त देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,760 रुपए बढ़कर 96,670 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,091 रुपए बढ़कर 96,242 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 90,300 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 98,500 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।